मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था +1 में फोर्सेस इन नेचर, और हमने फर्स्ट 3 फोर्सेस हम रीड कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किन के बीच में होती है? यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी? द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वो फोर्स जो है आपकी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो हमने कल रीड किया था। दैट फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के बीच में होती है। यानी कि न्यूक्लियॉन्स कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाली फोर्स 3 टाइप की होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट भी करती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमने कल पढ़ी थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए उसको, weak nuclear force. These are the forces appear only in elementary particle of short lifespan. यानी कि ये क्या है? ये ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होती है जिनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है। द डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाय इटसेल्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो डिके हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। वो क्यों टूटते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। एंड देयर इज एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। The nucleons of radioactive substance are bound with each other with weak forces. जो अल्फा बीटा, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है तब कहाँ पे होते हैं, क्या निकलता है? फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर बाउंड विद ईच अदर विद न्यूक्लियर फोर्स। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो जाता है, हो जाता है जो इस बट इजीली डिके होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके न्यूक्लियंस के बीच में जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वो जैसे नेम ही बता रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो आसानी से क्या हो जाता है? वो अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनको बांधा ही जो है, उनके न्यूक्लियंस को बाउंड ही वीक न्यूक्लियर फोर्स ने किया हुआ है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ वीक फोर्स इन नेचर बट नॉट वीकेस्ट। ये क्या है? एक वीक फोर्स है बट वीकेस्ट नहीं है यानी कि सबसे वीक नहीं है ये। 10⁻25 स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी बन गई? फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है। डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये कोई इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये क्या है? बहुत शॉर्ट रेंज है इसकी फोर्सेस की। ये कहाँ कहाँ होती हैं? सिर्फ इनसाइड द न्यूक्लियस। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन लैप्टॉन्स और एक्ट बिटवीन लैप्टॉन्स और मिजोम्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लैप्टॉन और लैप्टॉन के बीच में, या फिर लैप्टॉन और मिजोन्स के बीच में। एलिमेंट्री पार्टिकल हैं बेटा ये भी। ये यहाँ तक हमारा ये फोर्सेस का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो हमारे यूनिवर्स के अंदर 4 टाइप की फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। बट जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और उसके बाद आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। अगर आपको सीरीज पूछी जाए तो ऐसे होगी। नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशंस लॉ। देखिए कंजर्वेशंस लॉ, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व रहना, चेंज नहीं होना। कंजर्व का मतलब वो जैसे जो चीज़ है हमारे पास वो रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये पहले ही पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है। ये क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, ना ही क्रिएट की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है।
जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी किस में हम जैसे मान लीजिए बल्ब ऑन किया तो वो बल्ब क्या देगा हमें, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो ऐसे है, मतलब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे स्टोर्ड वाटर है, डैम के ऊपर वाटर स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ डैम बने होते हैं, टरबाइन लगे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। और उस स्टोर वाटर को क्या किया जाता है, फास्टली मूव करवाया जाता है। उससे क्या होगा, स्टोर्ड वाटर को फास्टली जब मूव करवाएंगे तो वो उसके बाद वो टरबाइन के ऊपर फास्टली से गिराया जाता है और टरबाइन मूव करते हैं, फिर टरबाइन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा टाइडल एनर्जी, सी टाइडल एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, वो या हाइड्रो पावर प्लांट, वो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं कि स्टोर्ड वाटर को रनिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और रनिंग वाटर क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में भी कन्वर्ट होती है, जैसे बल्ब का एग्जांपल दिया था, और हीट में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है। या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रेस में भी प्रेस चला रहे हैं तो भी वो हीट में कन्वर्ट होगी। तो ये सारा साइकिल चलता है। स्टोर्ड वाटर जब रनिंग में कन्वर्ट होता है, स्टोर्ड वाटर है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वाटर में, ठीक है। और जब वो रनिंग में आ गया मतलब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और काइनेटिक किस में हुई, मैकेनिकल में, जब उसने टरबाइन को रोटेट करवा दिया। और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी लाइट में, और लाइट हीट में। क्लियर है। तो ये सर्कल चलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है बेटा। मोमेंटम क्या होता है, मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, दैट इज नोन एज मोमेंटम। और मोमेंटम को किससे डिनोट करते होते हैं, पी से, और इसका फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी आपने डेफिनेशन एक ये भी रीड की होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम का कंजर्व का मतलब क्या है कि लीनियर मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय पी, एंड ये एरो क्यों लगी हुई है इस पी के ऊपर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, जो हमारा सेकेंड नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें स्केलर वेक्टर आएंगे, उसमें बताऊंगी। फिलहाल यानी कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए एरो नहीं लगी उसके ऊपर, और पी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो क्या होता है, उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए कैसे होगा, जो आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है, एफ फिजिकल टू एम में। अब देखिए मास है किसी ऑब्जेक्ट का, कभी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता ना। देखिए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो एफ जीरो, अगर एफ जीरो तो एम में किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। एफ फिजिकल टू एम में है, एफ अगर जीरो होगी तो ये टर्म भी तो जीरो के इक्वल आ गई। बट मास कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं जीरो हो सकता। बट फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है dv बाय dt। ये जीरो होगी तो क्या हो गया, जब डेरिवेटिव किसी टर्म का जीरो होता है तो वो टर्म कांस्टेंट आ जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, ठीक है। अब p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। p m मास कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो p क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, वो भी चेंज नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। आपको एक एग्जांपल और दूं मैं, अगर मान लीजिए हमने कोई एक बॉक्स ले लिया, एक ब्लॉक सा ले लिया, और वो क्या है, आइसोलेटेड है। वो ब्लॉक आइसोलेटेड है मतलब ना तो बाहर से एनर्जी आ रही है ना बाहर एनर्जी दे रहा है। तो उस ब्लॉक के अंदर दो बॉल्स हैं, मान लीजिए ये एक बॉल दूसरी बॉल को क्या करेगी, इसके पास एनर्जी जो है वो टकराएगी मान लीजिए, तो दूसरे को एनर्जी देगी, जितनी लॉस करेगी उतनी वो
लेगी, तो टोटल जो था इसका वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक रूम में 2 बच्चे हैं, हाँ ठीक है, और उनके पास क्या है 100 रुपीज़ है दोनों के पास, और वो रूम बाहर से लॉक कर दिया, ना तो बाहर से कोई पर्सन अंदर आ रहा है और ना ही अंदर से कोई बाहर जा रहा है, ठीक है, फुली आइसोलेटेड है वो। और उन बच्चों के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ हैं उनके पास। मान लीजिए एक के पास 60 है, एक के पास 40 है। कुछ टाइम के बाद वो एक दूसरे से 10 रुपये, एक जना जो 60 वाला है वो दे देता है, तो कितने होंगे दोनों के पास? 60 वाले ने 10 दे दिए तो 50 हो गए, और 40 वाले के पास भी 10 आ गए तो 50 हो गए। तो फिर भी क्या रहेगा? 50-50 100 हो गया। और अगर मान लीजिए 20 का एक्सचेंज कर देते हैं, अगर 60 वाला क्या करता है 20 रुपये ले लेता है, तो कितने हो गए 60 वाले के पास? 20 अगर उसने ले लिए तो 80 हो गए, ठीक है। और दूसरे वाले के पास कितने हो गए? 40 थे, उसने 20 दे दिए तो 20 हो गए। 80 और 20 अगेन 100, यानी कि उस रूम में उन बच्चों के पास टोटल रुपए कितने रह गए? वो 100 ही रह गए, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि टोटल जो मोमेंटम है वो सेम ही रहता है। अगर वो मान लीजिए 10 यूनिट है तो वो 10 यूनिट ही रहेगा। अगर इसने इसको दे दिए, इसने इसको दे दिए, जो इनका प्रोडक्ट था वो सेम ही रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.